हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजानिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। आज ये रार्स का 7 लेक्चर है। RARS, रार्स मीन्स रैंकर्स एडवांस रिवीजन सीरीज। ये हम जब तक एडवांस का एग्जाम नहीं होता था तब तक हम इस सीरीज़ को लगातार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, नए नए फ्रेश क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। ये वाला सवाल JEE एडवांस 2020 का है और मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स का है, और इसमें कुछ फ्रेशनेस भी है, कुछ नई चीज़ें भी हैं जो सवाल के अंदर लिखी हुई है, और हमें बेसिक से बातें सोचनी पड़ेंगी तभी जाके आंसर आएगा। JEE एडवांस 2020 के पेपर 1 का सवाल, और थोड़ा सा सवाल रिलेटिवली बाकी सवालों के मुकाबले थोड़ा सा बेटर सवाल ये रहा है। कल या परसों किसी बच्चे ने डाउट ग्रुप में ये वाला सवाल पूछा था। उस टाइम पर अर्पित सर ने ऑडियो मैसेज के थ्रू रिप्लाई कर दिया था, बट आई फेल्ट दैट कि ये वाला सवाल थोड़ा सा और समय डिमांड करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एज शोन स्कीमेटिकली इन द फिगर, 2 वेसल्स कंटेन वाटर सॉल्यूशंस एट टेम्परेचर T। दोनों में ही वाटर सॉल्यूशन है, टेम्परेचर दोनों तरफ बड़ा सेम है T, ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन N1 एंड N2। दोनों के अंदर ही पोटेशियम परमैग्नेट का कोई सॉल्यूशन होगा, पानी के अंदर डूबा, पानी के अंदर उसको मिक्स कर रखा होगा। इसमें पोटेशियम परमैग्नेट का N1 और इसके अंदर N2 जो है वो एक्चुअली इनकी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मीनिंग भी सवाल के अंदर उन्होंने बता रखा है कि इट इज बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कितने पार्टिकल्स पोटेशियम परमैग्नेट की पर यूनिट वॉल्यूम इसमें है वो N1 है, और इसमें कितने पोटेशियम परमैग्नेट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो आपके पास N2 है। N1 जो है वो हल्का सा N2 से बड़ा है, लेकिन हल्का सा ही बड़ा है, और दोनों का जो डिफरेंस है शुरुआत में वो मेरे पास N1 माइनस N2 है। अच्छा, सवाल में साफ साफ बोल रखा है कि डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, तो डेल्टा N इज बेसिकली वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू N1 N2, और आप ऐसे कह सकते हो कि N1 और N2 जो लगभग लगभग नज़दीक की वैल्यूज़ ही है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा एसच नहीं है। एनीवेज, व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय ए ट्यूब ऑफ स्मॉल लेंथ L, बेटा दोनों को एक ट्यूब से जोड़ दिया जिसकी लेंथ आपके पास L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास S है। KMnO4 स्टार्ट्स टू डिफ्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट वेसल थ्रू द ट्यूब। पानी का लेवल बेटा दोनों में सेम है, तो पानी इधर से उधर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ जो पोटेशियम परमैग्नेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को कि अगर मान लो कि लेट से कि आपका जो लिक्विड है वो लेट से ऐसे बल्क की तरह है, इस बल्क के अंदर लेट से कि आपके पास KMnO4 का पार्टिकल है, तो जो KMnO4 का जो पार्टिकल है सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेवल कर रहा है इस लिक्विड के अंदर। लिक्विड जो है वो एक तरह से आप ऐसा मान सकते हो कि एक तरह से मीडियम है जिसके अंदर वो तो रेस्ट पे है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो KMnO4 के जो पार्टिकल्स है ना, वही सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक लगातार मूव कर रहे हैं। एंड ऑब्वियस बात है कहां से कहां मूव करेंगे, ऑफकोर्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे। इसमें केमिस्ट्री के हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो रहे होंगे, डिफ्यूजन वगैरह, हालांकि उनके ऐसे कोई खास ऐसी जरूरत नहीं है, वो अपन देख लेंगे, है ना। एनीवेज, starts to diffuse from left to the right vessel through the tube। लेफ्ट से राइट की तरफ आपके पोटेशियम परमैग्नेट जो है वो लगातार इस तरह से जाए जा रहे हैं। फिर से बोलूंगा, लिक्विड ट्रांसफर नहीं हो रहा, लिक्विड के अंदर पोटेशियम परमैग्नेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो ट्रांसफर होने के पीछे वही कारण है जो कारण लेट से किसी रूम के अंदर मान लो कि आपने किसी कोने के अंदर मान लो कि कोई परफ्यूम छिड़क दिया, तो वहां पर ऑफकोर्स उस एयर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रूम के उस कॉर्नर के अंदर कम है, तो ये जो एयर पार्टिकल्स होंगे डिफ्यूज होंगे। कहां से कहां होंगे? ऑफकोर्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो लगातार चलते जाएंगे, तब तक चलते जाएंगे जब तक ऑफकोर्स है ना हर तरफ कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, है ना। सारी साइड्स को मैं एक तरह से आइसोट्रोपिक मानते हुए सारी बात बोल रहा हूँ। आइसोट्रोपिक मतलब एक जैसे। एनीवेज, मैं काफी बहक गया, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। कंसिडर द कलेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब देखो सवाल के अंदर हिंट दे रखा है, यहां तक पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि यार डिफिजन वगैरह कॉन्सेप्ट लगेंगे, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट लगेंगे, शायद मेरा सवाल नहीं बन पाएगा, बट सवाल खुद हिंट दे रहा है कि तुम्हें क्या सोचना है, वो भी सवाल वाला बंदा बता रहा है आपको। क्या बता रहा है? कंसिडर द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बिहेव एज डाइल्यूट आइडियल गैसेस। तो ये जो आपके पास जो KMnO4 के जो पार्टिकल्स है ना, इसको आप एक तरीके से गैसेस पार्टिकल की तरह ट्रीट करें, और जो साइड में आपके पास जो लिक्विड है ना, उसे आप एक तरीके से एम्प्टी स्पेस की तरह बिहेव करें। जैसे रूम के अंदर बाकी सारे एम्प्टी स्पेस होते हैं और गैसेस पार्टिकल्स मूव करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही पानी के अंदर आपके KMnO4 के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, सवाल में लिखा है, तो मान लेते हैं ना, ठीक। एंड द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इन द टू वेसल्स कॉजिंग द डिफ्यूजन। अच्छा, इसने बोला है कि एक तरफ लेट से कि प्रेशर KMnO4 के कारण जो P1 है, इस तरफ आपके पास P2 है, और ये P1 P2 ऑफ कोर्स हम PV इक्वल्स टू NRT से निकालेंगे बेटा, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। और PV इक्वल्स टू NRT हम क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि उसने सवाल में बोल रखा है कि ये जो KMnO4 के जो पार्टिकल्स हैं इनको आप एग्जैक्टली वैसे ही डील करेंगे जैसे आप गैसेस पार्टिकल्स को डील करते हैं। हमने नया नहीं सोचा, हमने जो बोल रखा है वही कर रहे हैं।
एक तरफ बेटा प्रेशर ज्यादा है, एक तरफ प्रेशर कम है, और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर ऑफ कोर्स गैस मूव करती है। एग्जैक्टली उसी तरह से आपके जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो भी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मूव करेंगे। इट ऑल मेक सेंस? The speed v of the molecules is limited by the viscous force minus beta into v on each particle। एक मान लीजिए बेटा कोई आपका जो पार्टिकल है वो अगर लेट से v वेलोसिटी से सामने की तरफ जाएगा तो उस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी बीटा इनटू v। ध्यान रखिएगा, दिस बीटा v इज द फोर्स ऑन ईच पार्टिकल। एक पार्टिकल पर है, दो पर ऑफ कोर्स 2 टाइम्स बीटा v, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर n टाइम्स बीटा v। बीटा बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट है, कोई भी डेल्टा n का स्क्वायर अगर टर्म आएगा तो बेटा उसको आपको नेगलेक्ट करना है। kb जो है बेटा आपके पास वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। द फोर्स कॉजिंग द मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस द ट्यूब। ऑफ कोर्स बेटा इस ट्यूब के अक्रॉस मूव करने के लिए जो फोर्स होगा वो होगा प्रेशर इनटू ये वाला एरिया माइनस प्रेशर इनटू ये वाला एरिया, वो मुझे निकालना है। ऑफ कोर्स केबी के टर्म्स में निकालना है। टेम्परेचर दे रखा है, एरिया दे रखा है। द फोर्स बैलेंस इंप्लाइज, इसके अंदर जो लिक्विड है अगर वो फोर्स बैलेंस हो रहा है तो उससे क्या मतलब है, मतलब उसमें क्या इक्वेशन आएगी वो मुझसे पूछ रखी है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकंड, कितने पार्टिकल्स बेटा ट्यूब के जा रहे हैं इधर से उधर, वो मुझसे पूछ रखे हैं पर यूनिट टाइम। और रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद टाइम। ये तो पक्की बात ही गलत है, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल्स इधर से इधर आएंगे ऑफ कोर्स n2 की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, n1 की वैल्यू घटेगी। n1 की वैल्यू घटेगी तो p1 घटेगा, n2 की वैल्यू बढ़ेगी तो p2 बढ़ेगा। p1 घटेगा और p2 बढ़ेगा तो प्रेशर डिफरेंस चेंज होगा, और बेटा प्रेशर डिफरेंस लगातार चलते 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 कभी ना कभी जीरो होगा। तो प्रेशर डिफरेंस अगर जीरो होगा तो ऑब्वियस बात है कभी ना कभी पार्टिकल्स का जाना भी तो बंद हो जाएगा। हालांकि इक्वेशन से दिख जाएगा, लेकिन खैर अपन एक बार के लिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास फोर्थ ऑप्शन तो गलत है। आगे चलते हैं। नाउ कहानी क्या है? कहानी में मैं काफी हद तक बोल चुका हूं कि इस तरफ आपके पास लेट से प्रेशर है P1 और इस तरफ है प्रेशर P2। ये प्रेशर सिर्फ आपके जो KMnO4 के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से है। अगर मैं इस ट्यूब की अगर बात करूं तो इस ट्यूब पर इधर से जो फोर्स लग रहा है दैट इज ऑफ कोर्स P1 इंटू एस, इधर से जो फोर्स लग रहा है दैट कम्स आउट टू बी P2 इंटू एस। शुरुआत में बड़ा ऑफ कोर्स इधर पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा है, इधर के पार्टिकल संख्या कम है, तो P1 P2 से बड़ा है, तो ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे बड़ा वैसे वैसे n2 आपका बढ़ेगा, n1 घटेगा, P1 घटेगा, P2 बढ़ेगा, तो डिफरेंस भी आपके पास लगातार घटेगा, और डिफरेंस लगातार घटेगा तो फोर्स इधर की तरफ कम होगा, और फोर्स इधर की तरफ कम होगा तो जो फ्लो होने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या भी लगातार समय के साथ तो घटेगी। ये तो हमें समझ में आ गया था। एनीवेज पहले बड़ा फोर्स की बात करते हैं। जो फोर्स लग रहा है प्रेशर डिफरेंस के कारण, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं बेटा, इसकी वैल्यूज ऑफ कोर्स P1 इंटू एस माइनस P2 इंटू एस। प्रेशर्स कैसे लिखेंगे? PV इक्वल्स टू nRT का फॉर्मूला लगा सकते हैं बड़े आराम से, या मैं कह सकता हूं प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर इंटू बेटा ऑफ कोर्स R इंटू टी। इस R अपॉन NA को बेटा ऑफ कोर्स हम KB लिख सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू N1 इंटू KB इंटू टी। मेरे पास आ गया प्रेशर ऑफ 1 इंटू N1 अपॉन V इंटू KB इंटू टी। N1 अपॉन V मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ KMnO4 पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी N1 मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ KMnO4, तो ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ KMnO4 पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू मुझे स्मॉल सवाल के अंदर N1 दे रखी है। N1 नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मेरे पास ये हो गया N1 टाइम्स ऑफ KB। सिमिलरली इधर से जो फोर्स लगेगा दैट कम्स आउट टू बी, सो उधर से जो प्रेशर लगेगा दैट विल बी, मैं डायरेक्ट लिख दूं दैट इज इक्वल्स टू N2 इंटू KB इंटू टी। इधर से बेटा मेरे पास नेट फोर्स आएगा दैट कम्स आउट बी P1 माइनस P2। बेटा P1 माइनस P2 किया तो N1 माइनस N2 इंटू KB इंटू टी इंटू बेटा ऑफ कोर्स S बाहर की तरफ। इस N1 माइनस N2 बेटा मैं लिख सकता हूँ डेल्टा N इंटू KB इंटू टेम्परेचर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। So पहला ऑप्शन seems to be correct. This is the force which is responsible for the movement of KMnO4 from one side to another side. लेकिन जैसे जैसे KMnO4 बड़ा पार्टिकल्स इस तरफ जाएंगे ऑफ कोर्स डेल्टा N की वैल्यू लगातार घटेगी, तो फोर्स की वैल्यू लगातार घटेगी, तो हमेशा आपका जो फ्लो रेट है वो हमेशा इतना नहीं रहेगा, बल्कि फ्लो रेट लगातार समय के साथ घटेगा। एनीवेज हम इसके अगले ऑप्शन को भी रीड आउट करते हैं। अगला ऑप्शन मुझे क्या बोल रखा है? अगले ऑप्शन के अंदर मुझे क्या रखा है कि द बैलेंस फोर्स इंप्लाइज, फोर्स बैलेंस हो गया, इस बात का मतलब क्या है? फोर्स बैलेंस हो गया इस बात का मतलब ये है कि इस ट्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स है ना
वो अब सारे के सारे है ना ऐसे बेटा किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से सामने की तरफ चलना स्टार्ट कर गए। सर ऐसे कैसे चलना स्टार्ट कर गए? अभी तो आपने आपने एक्सप्लेन किया कि इधर का फोर्स ज्यादा होगा और इधर का फोर्स कम होगा, और इसके कारण प्रेशर डिफरेंस के कारण इस तरफ एक फोर्स है, एंड दैट इज डेल्टा एन इंटू के बी इंटू टी इंटू एस। तो सर फोर्स बैलेंस हो गया, इस बात का मतलब क्या है बेटा? फोर्स बैलेंस हो गया, इसके लिए कह रहा है कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और इस कंडीशन के अंदर ध्यान से देखो वी भी है, वी मतलब पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी है। तो बच्चे के दिमाग में आना स्टार्ट हो गया होगा सर इसका मतलब ये है कि प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके कारण पार्टिकल्स के पास जैसे वेलोसिटी वी आएगी, हर पार्टिकल पर पीछे की तरफ एक फोर्स और लगेगा बीटा इंटू वी, और फोर्स बैलेंस है, इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है डेल्टा एन इंटू के बी इंटू टी इंटू एस, और पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है बीटा इंटू वी। अब बच्चे ने बात पकड़ ली कि सर बीटा इंटू वी तो सिर्फ इकलौते पार्टिकल पर फोर्स था, और इस ट्यूब के अंदर तो खूब सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और जो खूब सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई एक मॉलिक्यूल पर इतना फोर्स है तो कितने पार्टिकल पर इतना फोर्स है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगी उनकी संख्या होगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं यहां पे, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी बेटा ऑफ कोर्स एस इनटू एल, एल बेटा इसकी ऑफ कोर्स लेंथ है। यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मानो, वैसे बेटा यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने मानने हैं उसमें ज्यादा आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 है, यहां पर n2 है, तो यहां पर चाहे n1 मान लो चाहे n2 मान लो, बात तो एक ही है, क्योंकि n1 और n2 लगभग लगभग तो सेम ही है ना, और अभी तक हमने n1 और n2 की वैल्यू लगभग लगभग सेम है, इस फैक्ट का अभी तक कहीं यूज किया भी नहीं है, तो शायद यहीं के लिए बोल रहा होगा। और जैसे हमने s से इस s को अगर कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गया डेल्टा n इंटू के बी इंटू टी इज इक्वल्स टू बीटा इंटू वी इंटू n1 इंटू एल। तो डेल्टा एन इंटू के बी इंटू टी शुड बी इक्वल टू n1 इंटू बीटा इंटू वी इंटू एल। हालांकि इसमें कोई बच्चा अगर आर्गुमेंट दे दे कि सर n1 की जगह तो फिर क्या n2 भी रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं, कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर n2 के साथ भी अगर कोई ऑप्शन होता तो वो भी लगभग लगभग सही है। तो ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, दे आर नियरली इक्वल, और एंड जे ऑफ कोर्स इस आंसर को सही आंसर मानते थे। और ऑफ कोर्स बड़ा ठीक है, जो फैक्ट है उसके हिसाब से अगर देखिए तो ये वाला फैक्ट तो बड़ा है ना बोल रखा ना सवाल के अंदर कि इसको कहीं ना कहीं तो यूज करना ही पड़ेगा ना। लास्ट सवाल मुझसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकंड ट्यूब से कितने पार्टिकल्स लगातार जाए जा रहे हैं, या ट्यूब से कितने पार्टिकल्स लगातार जाए जा रहे हैं उसको सोचते हैं। जैसे मान लो मेरे पास बड़ा ये ट्यूब है, ठीक है, इससे लगातार पार्टिकल्स भाग रहे हैं। मैं से फॉर एग्जांपल लेट से कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूं, लेट से ए, ठीक है। टी टाइम में जो पार्टिकल यहां थे वो थोड़े से टाइम बाद पार्टिकल्स यहां कहीं पहुंच जाएंगे, और यहां पर जब पार्टिकल्स पहुंच गए लेट से टाइम हो गया टी प्लस डी टी। मैं बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूं कि जो पार्टिकल्स टी टाइम पर यहां थे वही पार्टिकल्स टी प्लस डी टी टाइम पर यहां पर पहुंच गए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस वॉल्यूम के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं ना उन सारे के सारे पार्टिकल्स ने डी टी समय के अंदर इसको क्रॉस किया है। तो उन पार्टिकल्स की संख्या क्या है जिन्होंने इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किया, उनकी संख्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू ये वाला वॉल्यूम विल बी बेटा ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू ये वाली लेंथ विल बी ऑफ कोर्स बेटा वी इनटू dt। यहां से मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम उसकी वैल्यू बड़ा बड़े आराम से आ गई है n1 इंटू ए इंटू वी। और मैं बड़े आराम से लिख सकता, अरे बेटा ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एस। तो मेरे पास आंसर आ गया n1 इंटू एस इंटू वी, और v को बड़ा मैं बड़े आराम से क्या लिख सकता हूं, v को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एन के बी इंटू टी अपॉन बीटा इंटू n1 इंटू एल। बेटा मेरे ख्याल से इस टर्म्स सॉरी इन टर्म्स में मेरे ख्याल से आंसर की डिमांड भी कर रखी होगी। n1 से बेटा मेरे पास n1 की वैल्यू कैंसिल, और मेरे ख्याल से बेटा ये एक्सप्रेशन आ गया है डेल्टा n के बी टी एस अपॉन बीटा एल। तो मेरे पास आ गया डेल्टा n अपॉन एल के बी इंटू टी अपॉन बीटा इंटू एस। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग द दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। अच्छा इसमें एक चीज और देख लो, कितने पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं इस पूरे के पूरे इस पाइप को पर यूनिट टाइम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन।
एंड एज वी नो दैट कि एज टाइम फ्लोज, एज टाइम पासेज, वैसे वैसे बड़ा ऑफकोर्स n2 बढ़ेगा, n1 घटेगा, तो डेल्टा n समय के साथ लगातार घटेगा, और डेल्टा n अगर समय के साथ अगर लगातार घटेगा तो ये जो dn/dt है ये भी समय के साथ लगातार घटेगा। भले ही घटे, लेकिन ये एक्सप्रेशन तो ट्रू होल्ड कर रहा है ना, तो ऑफकोर्स बेटा ये वाला आपका जो थर्ड ऑप्शन है दिस ऑल्सो सीम्स टू बी करेक्ट। तो मेरे पास जो आंसर है बेटा वो बी भी हो गया, सी भी हो गया, लेकिन डी गलत हो गया, क्योंकि डेल्टा n समय के साथ घटेगा तो dn/dt भी लगातार समय के साथ तो घटेगा। इट सीम्स ओके। तो ठीक है, मेरे ख्याल से सारा समझ में आ गया होगा। मुझे ऐसा लगा कि सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी है ना बच्चों को ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाता हूँ। बड़ी मुश्किल से शायद 10-12 मिनट के आसपास का समय ही तो लगाओ। ठीक है, ऐसे बेटा कोई और टॉपिक हो, कोई और सवाल हो तो बताते रहना। ये हम बाकी सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो सभी के सभी इन टॉपिक्स पर लगातार आपके लिए सवाल लगातार लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।